Hello students, myself Anupma Pandey and I'll teach you the paper Policy Perspective in Education. ये आपका C2 पेपर है, ठीक है। ये पेपर आपका 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपको एमएड सेकेंड सेमेस्टर में इस पेपर में पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो यूनिट 1 है उसमें आपको, और ये पेपर पूरा हायर एजुकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है यूनिट 1 में वो है नेचर एंड फोकस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब हायर एजुकेशन के बारे में आपको जानना है, समझना है कि एक्चुअली में हायर एजुकेशन क्या है। तो आपका जो हायर एजुकेशन है, जिसको हम हिंदी में उच्च शिक्षा कहते हैं, तो उच्च शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सामान्य रूप से सभी को दी जाने वाली शिक्षा तो होता ही है। शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, शिक्षा सभी को देनी चाहिए। लेकिन जो हायर लेवल की एजुकेशन होती है वो शिक्षा से थोड़ा सा ऊपर होती है, हायर लेवल पे होती है थोड़ा सा, ठीक है। तो किसी विशेष विषय या विषयों में स्पेसिफिकली, किसी विषय और विशेष में स्पेसिफिकली एजुकेट करना, शिक्षा देना, ठीक है। और ये जो शिक्षा का स्तर होता है वो तृतीय स्तर होता है, 3rd लेवल पे होता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से जब अपनी बचपन की एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं, फिर माध्यमिक स्तर पर पढ़ते हैं, फिर ये जो लेवल है आपका हायर लेवल, हायर एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा शिक्षा का तृतीय स्तर होता है, हायर एजुकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। जो कि प्रायः नॉन कंपल्सरी होती है। जो नॉन कंपल्सरी मीन्स कि ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा से पढ़ना होता है ऐसे, ठीक है। अब जैसे हम लोग हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये तो कंपलसरी होता है सभी के लिए, सभी को करना होता है। बट जैसे हायर एजुकेशन आ गया, जैसे हमारा बीएड है, एमएड है, तो कोई करता है कोई नहीं करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐच्छिक होता है, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक, माध्यमिक और ये 3rd लेवल का होता है, तृतीय स्तर पे आता है हमारा हायर एजुकेशन, ठीक। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उच्च शिक्षा में, ठीक है। जैसे उसमें एंशिएंट, मेडिवल, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब प्राचीन काल में क्या रहा है, मध्यकाल में क्या रहा है, ठीक है। प्राचीन काल में हमारा जैसे वैदिक पीरियड आ गया, बुद्धिज्म पीरियड आ गया, मेडिवल पीरियड में है, मध्यकाल में आ गया हमारा मुस्लिम पीरियड, प्री एंड पोस्ट, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कैसे हायर एजुकेशन रही है, ठीक है। शिक्षा में कितना योगदान दिया गया है, कैसे शिक्षा दी गई है, स्वतंत्रता से पहले कितनी समस्याएं थी शिक्षा में, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी कमेटीज़ बनी, बहुत सारे कमेटीज़ बनी, बहुत, जिसमें राधा कृष्णन आयोग है, हमारा कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है, ये सब आयोग आए स्वतंत्रता से के बाद। स्वतंत्रता से पहले तो जो हुआ ही, स्वतंत्रता के बाद ये सब कमेटीज़ आई जिन्होंने, जो स्वतंत्रता से पहले सुविधाएं नहीं थी, जिसमें स्त्री शिक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। शिक्षा में बहुत समस्याएं होती थी, लोग शिक्षा घर से बाहर तक नहीं निकलने उन्हें दिया जाता था, शिक्षा प्राप्त करने में प्रॉब्लम होती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शिक्षा में इन सब आयोगों ने, इन सब कमेटीज़ बनी, इन पे विचार विमर्श हुआ, तो शिक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको आगे बढ़ाने की बातें इन सब में की गई हैं। एंशिएंट में हमारा वैदिक और बौद्ध था, वैदिक में हमें शिक्षा के अवसर दिए गए जिसमें हम गुरुकुल आश्रम में लेते थे शिक्षा, और बुद्धिज्म में मठों विहारों में दी जाती थी, ठीक है। मुस्लिम काल में मकतब, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। तो ये सब हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल, ठीक है। हमारा मतलब हायर लेवल पे शिक्षा के क्या उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये हम अपना फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2, जिसमें हमारा है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन
policies and programs related to higher education in national policy and NPE, national policy on education, मतलब शिक्षा से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बातें कही गई हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। POA है, POA नेशनल, POA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 1992 एंड 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या कहा गया है 2005 में, इसका निर्माण नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो निर्माण किया गया है वो NCERT के द्वारा किया गया है, ठीक है, एवं इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, मतलब खुद से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, आत्मज्ञान। जब तक हमको अंदर से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात विद्यार्थियों को, जैसे स्टूडेंट्स को अलग अलग उनके एक्सपीरियंस का अवसर देना, एक्सपीरियंस करने का मतलब किसी वर्क के थ्रू। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कृष्ण कुमार ने ये कहा है कि बच्चों को उनको एक्सपीरियंस के थ्रू काम करने देना चाहिए, मतलब बच्चों को काम करने देना चाहिए और वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ें, अलग अलग अनुभवों का उनको अवसर देना चाहिए, अलग अलग अनुभव प्राप्त करें और उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्य, मतलब कृष्ण कुमार ने ये कहा है कि उनको अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो, ये इसमें बात कही गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए भी यही चीज़ कही गई है कि अब आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, UNCRC ने जो है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी है। 1989 में ये कमेटी बैठी, एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कही गई है। बच्चों की शिक्षा, जैसे हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हम देखते हैं कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, शिक्षा का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उनके अधिकारों की बात इसमें कही गई है, ठीक है। अब आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भुखमरी तथा गरीबी को ख़त्म करना इसका मेन पर्पस होता है। मतलब भुखमरी, मतलब जो बच्चे भुखमरी तथा गरीबी से पीड़ित हैं उनके इस चीज़ को कम करना, भुखमरी और गरीबी को, और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उनको दिलवाना, हासिल करवाना, कि सभी बच्चे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनकी भुखमरी, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए तथा गरीबी को ख़त्म किया जाए और सभी को प्राथमिक शिक्षा हासिल करवाई जाए। अब आता है ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप्रवासी तथा शरणार्थी बच्चे जो होते हैं, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा ही बनाई गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो इसमें आप्रवासी बच्चे तथा जो शरणार्थी बच्चे हमारे रहते हैं, उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिलाना। मतलब जो बच्चे बाहर से आके हमारे कंट्री में रह रहे हैं, आप्रवासी हैं, शरणार्थी हैं, उनको गुणवत्तापरक शिक्षा हम उपलब्ध कराएं ताकि वो शिक्षा के अधिकार से वो भी वंचित ना रह पाएँ। जैसे हमारे देश में बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे ही जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं तो उनको भी शिक्षा का अधिकार, उनको भी गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह जाए, उन्हें शिक्षा का अवसर समान रूप से दिया जाए। जो बच्चा मतलब उनके हित में कार्य किया जाए,
उनकी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, मेनली इसमें ये कहा गया है ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में, आप बस इतना जान लीजिए कि इसमें जो बाहर से बच्चे आए हैं उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, उसमें कोई भी कटौती ना हो। जैसे सारे बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है, वैसे ही उनको भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ये हमारी सारी पॉलिसीज़, एनपीई है, एनपीई है, एनपीए है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, कंसर्न एंड इश्यूज, ये जितनी भी मतलब ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो भी हैं, ये उच्च शिक्षा में मतलब सभी को शिक्षा में जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनका एक क्राइटेरिया हर चीज़ का डिसाइड कर दिया गया है कि हाँ शिक्षा ऐसे देनी है, उसका ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट किया गया है, जो भी समस्याएं हैं या जो भी और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो हमें इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के थ्रू जानने को मिलता है, जिससे हमारी जो शिक्षा है वो उच्च स्तर पर जा सके, हायर लेवल पे जा सके, हम बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू द यूनिट थर्ड, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, यू कैन ऑल्सो से कि शिक्षा का निजीकरण या शिक्षा का व्यवसायीकरण। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ये सब होते हैं कि बच्चों को एडमिशन ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चों से खूब सारे पैसे ले लिए, फीस हर महीने इतनी जमा हुई, जो भी है मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण, लेकिन उस तरह से उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये होता है हमारा शिक्षा का निजीकरण, मतलब व्यवसायीकरण। कॉलेजेस बने हैं इतने बड़े बड़े, खूब पैसे बच्चों से वसूल रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, और कॉलेजेस ने कॉलेजेस ने एक व्यवसाय बना लिया है, अपनी आमदनी का साधन बना लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन। रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन में क्या है कि इसमें नॉलेज कमीशन मतलब इसमें शिक्षा में जो है सरकार से ये बात कही गई है कि आप उसमें मतलब शिक्षा में निवेश बढ़ाइए। ठीक है, उनसे ये सिफारिश की गई है शिक्षा के लिए, मतलब सरकार से शिक्षा की तरफ से ये सिफारिश की गई है, शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई है सिफारिश में। ठीक है, ताकि बच्चों को मतलब स्कूल में हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, और स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, बट मेन इंटेंशन कहने का यही है कि सरकार से ये कहा गया है कि आप शिक्षा में थोड़ा सा निवेश बढ़ाइए, शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित करिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको आसानी से जॉब मिल सके, हायर लेवल पे पढ़ाई हो सके उनके लिए, उनको जो पढ़ाई लिखाई करके अब तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिल सके। तो सरकार से ये सिफारिश की गई है कि आप शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान दें और कुछ उसमें निवेश बढ़ाएं, ताकि बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है कि इसमें खुद से प्राइवेटाइजेशन हो गया, रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, मतलब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी हम कोई संस्था मतलब
संस्था अपने आप से बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई संगीत की संस्था हमने बना दी, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी संस्था अगर हमने अपने आप से बनाई है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। कोई भी संस्था जैसे हमने बनाई है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है। और दूसरी चीज़, उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए नए हमें विचार करने होंगे और आगे की दिशा, हमें आगे की तरफ हमको अग्रसर होना पड़ेगा अपने अपने आप को और उच्च स्तर पर लाने के लिए, ठीक है। कोई भी संस्था है, उसका जो भी संस्था हमारे द्वारा बनाई गई है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उस पर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही अधिकार होता है। और उसको हम कैसे उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, इसके लिए हमें नए अपने विचारों को लाना होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 में है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल। जो भी समस्याएं हैं कि कुछ बच्चे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एट हायर लेवल, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बताएं कि बच्चों के स्कॉलरशिप की समस्या आ रही है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हायर लेवल पर हैं, तो हम ये सब पढ़ेंगे। इमर्जिंग क्वालिटीज़ इश्यूज़ इन एजुकेशन एट हायर लेवल विद रेफरेंस टू, इसके रेफरेंस में जैसे पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, मतलब शिक्षा में गुणवत्ता में जो भी समस्याएं आती हैं। पेडागोजी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें समस्या होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट क्या करें, क्या ना करें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें या क्या करें। ग्रेजुएशन में हमारा क्या था, तो हमें किस बेस पे क्या होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग टीचर मतलब उच्च स्तर पर टीचर्स उस मतलब हायर लेवल पे उच्च स्तर के टीचर हैं या नहीं, ट्रेन टीचर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग में मतलब ये होता है कि मतलब उतनी कैपेसिटी बच्चों में इंक्रीज़ करना उच्च स्तर पर। तो ये सब चीज़ें मतलब पूरा आपको हायर एजुकेशन के बारे में कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है। तो ये आपके 4 यूनिट हैं। पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन कह लीजिए या पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन प्रॉब्लम्स कह लीजिए। ये आपका हायर एजुकेशन का पेपर 2 था जिसमें 4 यूनिट्स थे। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट आज तो सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्लास जब अब लेंगे हम तो उसमें हम यूनिट फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सिर्फ आपका आज पेपर डिस्कस था कि किस में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, हायर एजुकेशन पढ़ना है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, प्राइवेटाइजेशन जैसा मैंने ये सब बताया। तो ये सब चीज़ें हम लोग अब आगे जो क्लास आएगी, आगे जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें ये सब चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।